अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 दिन हो गए थे, बारिश मूसलाधार बरस रही थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक मेरे दोस्त सलमान की कॉल आ गई। मैंने अटेंड की तो सलमान के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम परेशान हो गया कि इसे क्या हुआ है। मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या हुआ। सलमान ने रोते रोते बताया कि उसकी अम्मी फौत हो गई है और मैं जल्दी से आ जाऊं। सलमान का घर हमारे शहर से कोई 15 किलोमीटर दूर था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और इतनी देर में बारिश भी हल्की हो गई। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल निकाला और अम्मी को बताया कि सलमान की अम्मी फौत हो गई हैं और मैं वहां जा रहा हूं। मुझे वहां 2-3 दिन लग जाएंगे। मैं जैसे ही अपनी गली से निकला तो एक लड़की को अपने घर के सामने परेशान हालत में देखा। उस लड़की को मैं क्या, पूरा मोहल्ला जानता था। कोई उसे तवाइफ कहता था और कोई बिकाऊ माल। उस लड़की का नाम अक्सा था। मैं जब उसके पास से गुजरने लगा तो उसने मुझे आवाज़ दी कि प्लीज़ सुहेल साहब बात सुने। पहले तो मेरा दिल चाहा कि निकलूं इधर से, फिर पता नहीं मैं क्या सोच के रुक गया। मैंने कहा जी फरमाइए। वो कहने लगी मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी एक सहेली के घर जाने लगी थी। बाहर गली वाला दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया है, लेकिन चाबी अंदर रह गई है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मैंने उसे कहा कि मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। कहने लगी प्लीज़ मेरी मदद कर दें। मैंने गली के एक बच्चे को दीवार के सहारे उस घर के अंदर उतारा। ताले की चाबी अंदर टेबल के ऊपर रखी थी। उस लड़के ने चाबी बाहर फेंकी। बाहर का ताला खोलकर लड़के को बाहर निकाला और चाबी अक्सा के हवाले करके खुद अपने दोस्त सलमान के घर पहुंच गया। इस मौके पर मुझे अपने अब्बा जान की शिद्दत से याद आई, जो हमको रोता हुआ छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। कुल वगैरह करवाकर मैं वापस आ गया। एक दिन मैं बाहर निकला तो मुझे अक्सा का खाविंद मिल गया। मेरे साथ बातें करने लगा। बातों बातों में उसने मुझे कहा कि तुमको एक लड़की का नंबर देता हूं। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा यार एक दफ़ा बात तो करके देखो। इतनी खूबसूरत आवाज़ तुमने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी। आखिर एक रात मैंने उस नंबर पर कॉल की। चूंकि मैं खुद भी लड़का था तो आगे उस लड़की ने अटेंड की। कहने लगी जी कौन, किससे बात करनी है। मैं उसकी आवाज़ के सहर में ऐसा डूबा कि बोलना ही भूल गया। उसने गुस्से से ये कहते हुए कॉल ड्रॉप कर दी, अगर बात नहीं करनी तो फिर कॉल क्यों की। कुछ देर बाद उसने मुझे कॉल की तो मैंने अटेंड ना की। फिर मैंने कॉल अटेंड की। उसने सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया तो कहने लगी पहले आपकी कॉल आई थी पर आपने बात करना गवारा नहीं की हम गरीबों से। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं। मेरा नाम अक्सा है। उसने मेरे मोहल्ले का नाम लिया। उसका नाम और अपने मोहल्ले का नाम सुनकर मुझे तो झटका सा लगा, क्योंकि अक्सा तो मेरी गली में ही रहती थी जिसको मैं जानता था। मैंने पूछा आप किस गली में रहती हैं। उसने मेरी वाली गली का नाम लिया। फिर मैंने उससे इजाज़त मांगकर कॉल ड्रॉप कर दी। मैं सोचने लगा कि अक्सा के खाविंद ने मुझे अपनी ही बीवी का नंबर क्यों दिया था। अक्सा के खाविंद का नाम शादमान था। मैंने सोचा कि गलती से उसने अपनी बीवी का नंबर दे दिया होगा। अगले दिन शादमान मुझे गली में मिल गया। मैंने कहा शादमान यार तुमने गलती से अपनी बीवी का नंबर मुझे दिया था। तो वो हंसकर कहने लगा बट साहब आप भी भोले बादशाह हैं। नंबर मैंने गलती से नहीं दिया था, खुद दिया था। जाएं मौज करें, अगर मूड बना तो कुछ चाय पानी दे देना। उसकी बातें सुनकर मैं तो हैरान परेशान हो गया। वो मुझे हैरान करके चला गया। फिर एक रात अक्सा के नंबर से मुझे कॉल आई। मैं सो रहा था। मेरी आंख खुली तो टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। हर तरफ हू का आलम था। मैंने कॉल अटेंड की तो अक्सा की खनकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जनाब बेनाम क्या हाल है आपका। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आपका क्या हाल है। वो कहने लगी मैं भी ठीक हूँ। आपका क्या नाम है। जब तुम मुझसे एक दफ़ा मुलाकात करोगी तो फिर तुमको अपना नाम बताऊंगा। कल मुलाकात हो सकती है किसी जगह पर। मैंने उससे कहा ताज रेस्टोरेंट में ठीक 12 बजे। उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर कुछ देर बातें की और फिर हम सो गए। मैं ठीक 12 बजे ताज रेस्टोरेंट में लेडीज़ कैबिन में बैठा हुआ था। मैंने वेटर से कहा मेरी एक दोस्त आने वाली है। उसने कहा ठीक है साहब। 12:05 पर अक्सा गेट से अंदर दाखिल हुई।
तो मैंने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुला लिया। वो मेरे सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई और मुझे देखते ही कहने लगी, सुहेल आप हैं? मैंने कहा जी। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। मैंने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर लेकर वो चला गया। फिर मैंने पूछा, अक्सा एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ पूछो। मैंने कहा, ये सब क्या है? तुम्हारे खाविंद शादमान ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया कि इससे गपशप लगाओ, मौज करो, अगर मूड हो तो चाय पानी दे देना, और सभी लोग ये कहते हैं कि अक्सा एक तवाइफ है। उसने कहा, हाँ सुहेल, ये सच है कि मैं एक तवाइफ हूँ। मैं ये काम शौक से नहीं करती। मेरे खाविंद ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अच्छा, इसके साथ तुम्हारी शादी कैसे हुई? इतनी देर में वेटर खाना लेकर आया। खाना रखकर वो चला गया। मैंने अक्सा से कहा, पहले खाना खाओ, बाद में बातें करते हैं। खाना खाने के बाद अक्सा ने अपने लफ्जों में कहानी सुनानी शुरू की। अखबार में ज्यादातर तो वो खबरें छपती हैं ना जिनमें चस्का होता है, लेकिन औरतों पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में कभी किसी अखबार ने नहीं लिखा। मेरी 3 बहनें थीं, भाई कोई नहीं था। मैं सबसे बड़ी बहन थी। मुझसे छोटी 3 बहनें थीं। हमारा घराना ना इतना अमीर और ना इतना गरीब था। मेरे अब्बा की मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप थी। दुकान पे 3-4 लड़के काम करते थे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे पर गई तो बाहर एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़े काले स्याह थे, हाथों पे कालक लगी हुई थी, हाथ में सब्जी वाला शॉप पर बैग था। लड़का काफी खूबसूरत था। उसने कहा, मेरा नाम इसरार है और मैं आपके अब्बू की वर्कशॉप से आया हूं। उस्ताद जी ने यह सब्जी भेजी है। उसने सब्जी वाला शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने शॉपर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया तो मेरा हाथ बेध्यानी से उसके हाथ से जा टकराया। उसके हाथों की कालक मेरे गोरे गोरे हाथ पर लग गई। जल्दी से शॉपर बैग पकड़कर मैं अंदर आ गई और अपने हाथ पे लगी कालक को देखने लगी जो इसरार के हाथ से लगी थी। वो कालक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसरार कालक समेत मेरे दिल में उतर गया। मैं उसके बारे में सोचने लगी। इसरार भी बहानों बहानों से हमारे घर के चक्कर लगाने लगा। हमारी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ने लगी। फिर मैं इसरार को बाहर मिलने लगी। एक दिन इसरार ने मुझसे कहा, अक्सा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तो चाहती ही यही थी। उसने मुझसे कहा, तुम घर से आ जाओ, हम किसी और शहर में जाकर अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे, और घर से आते वक्त कुछ रुपए और अपना जेवर भी ले आना, क्योंकि इस जेवर पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और मैं भी अपने 7 रुपए ले आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, कल मैं 2 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाऊंगी, तुम भी पहुंच जाना। और मैं दूसरे दिन रेलवे स्टेशन पर थी। थोड़ी देर बाद इसरार भी आ गया। इसरार घर से 2 टिकट ले आया। गाड़ी आई, हम गाड़ी में बैठ गए। 10 घंटे के तवील सफर के बाद हम एक स्टेशन पर उतर गए तो वो मुल्तान शहर था, वलियों का शहर। हमने गाड़ी से उतरकर करीबी होटल में एक कमरा किराए पर लिया। हम दोनों सो गए। जब मेरी आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। मैंने इसरार को जगाया। मुंह हाथ धोकर उसने वेटर को नाश्ते का कहा। वेटर नाश्ता लेकर आया। नाश्ता करने के बाद इसरार मुझसे कहने लगा, अक्सा आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने जिसे चाहा उसे हासिल किया। आज हम दोनों एक हो गए हैं। हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। फिर वो ये कहकर बाहर चला गया कि अक्सा मौलवी साहब का बंदोबस्त करके आता हूं और आज ही हमारा निकाह हो जाएगा। मैंने खुश होकर कहा कि हाँ जाओ, पर जल्दी आना। इसरार चला गया। शाम को अकेला ही वापस आया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगा, अभी तक कोई मौलवी साहब ऐसा नहीं मिला जो यहां आकर हमारा निकाह पढ़ाए, इसलिए हमें खुद मौलवी साहब के पास जाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे। अगले दिन मुझे लेकर वो एक कोठी नुमा घर में ले आया और थोड़ी देर बाद एक मौलवी और 2 बंदे और थे और उनके साथ ही एक औरत भी थी। इसरार कहने लगा कि ये हमारी शादी के गवाह हैं। मौलवी साहब ने बस सूरे फाते पढ़ी, दुआ मांगी, हमें मुबारकबाद दी और कहा, अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं। न किसी निकाह नामे पर दस्तखत करवाए, न कोई निकाह रजिस्ट्रार था। मैं तो इसरार को पाने की खुशी में सब भूल गई थी, और वैसे भी मुझे इतना उस वक्त पता नहीं था। निकाह के बाद वो लोग चले गए और हम वापस होटल आ गए। मुझे क्या पता था कि इसरार मुझे धोखा दे रहा है। वो बगैर निकाह के मेरे साथ रह रहा था। मुझे तो इसरार पर ही यकीन था, अपने आप से बढ़कर। 1 हफ्ता हमारा हर दिन खुशियों का पैगाम लेकर आता। आखिर एक दिन ऐसा तुलू हुआ
जो हमेशा के लिए मेरी दुनिया अंधेर कर गया। एक दिन सुबह मेरी आंख खुली तो इसरार नजर ना आया। मैं काफी परेशान हो गई कि पता नहीं इसरार कहाँ चला गया। मैंने काफी देर इंतजार किया। इंतजार करते करते रात हो गई पर इसरार ना आया। मैंने अपने पैसे और जेवर देखे तो वो गायब थे। तो मुझे पता चल गया कि इसरार मेरे पैसे और जेवर लेकर भाग गया है। वेटर खाना देने आया तो मैंने वेटर से इसरार के बारे में पूछा कि क्या तुम उसके बारे में पता है। उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे औसान खता हो गए। उसने कहा, भोली लड़की, वो तो लड़कियों को बेचने का धंधा करता है और पैसे लेकर चला गया है। मैं जैसे जैसे उसकी बातें सुन रही थी मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो रहा था। वेटर ने मुझे कहा, होटल के मालिक सेठ इकराम तुम्हें बुला रहे हैं। मैं वेटर के साथ होटल के मालिक के कमरे में पहुंची तो सेठ ने वेटर को जाने का इशारा किया। कयामत की रात मुझ पर गुजरी। मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो ये कमरा नहीं था जिसमें मैं सोई हुई थी। अभी मैं सोच ही में गुम थी कि अचानक एक लड़की मेरे कमरे में आई। उसने मेरा हाथ मुंह धुलाया और चाय का कप और साथ एक पराठा दिया। मैंने नाश्ता किया। मैंने उस लड़की से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? उसने कहा, मेरा नाम फरहा है, तुमको यहाँ लाया गया है। जीनत बाई इस कोठे की मालका है। इससे आगे मुझ में सुनने की ताब ना रही। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने फरहा से कहा, मेरा तो निकाह हुआ था इसरार के साथ। इसरार को अब भूल जाओ, वो तुम्हें चौधरी के हाथ बेच गया है। मैं एक नौजवान की मोहब्बत में फंसकर उसके जाल में आ फंसी हूँ और अब पछता रही हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं इसरार की मोहब्बत में अपना घर बार छोड़ आई थी और मेरी माँ मेरा बाप मुझ पर इतना ज्यादा एतमाद करते थे, पर मैं उनका एतबार अपने पांव तले रौंद कर घर से निकल आई थी। मैं सोचने लगी कि अब करूं तो क्या करूं। थोड़ी देर में एक सर्द बरक कपड़ों में मलबूस औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ 2-3 लड़कियां भी थीं। उसने आते ही मुझे कहा, अक्सा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ इल्म हुआ है कि तुम इसरार छोकरे की मोहब्बत में इसके साथ घर से भागी हो। वो तो अभी खुद खूबसूरत छोकरा है, पर तुम्हारे साथ काम बहुत बुरा कर गया है। तुमको हमारे हाथ बेच कर गया है। ये था उसका प्यार। मुझे पता है अब तुम घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि जो लड़की एक दफा घर से निकल आए ना, वो दोबारा घर नहीं जा सकती, क्योंकि ना घर और ना मुआशरा उसको कबूल करता है। और तुम्हारे घर वालों ने कहा है कि अब अक्सा हमारे लिए मर गई है। अब हमारा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे और भी तरीके आते हैं मनवाने के लिए। मैंने कहा कि मुझे आज रात सोचने का मौका दो। उसने कहा, ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो। इतना कहकर वो चली गई। मैं रात को सोचती रही कि मैंने इसरार की मोहब्बत में अपना घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप, अपनी बहनों को छोड़ा, बस इसरार की मोहब्बत में। लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। अगले दिन मैंने अपना फैसला जीनत बाई को बता दिया। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। रफ्ता रफ्ता मैं खुद भी भूल गई कि मैं क्या हूँ, किसकी बेटी हूँ। फिर भी मैं इस माहौल की आदी हो गई। बड़े बड़े तमाशबीन मुझे देखने आते और जब मैं नाचते नाचते गाना गाती तो सभी तमाशबीन उठकर मुझ पर रुपयों की बारिश कर देते थे। उनमें एक ऐसा भी तमाशबीन था, वो बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता था और दूसरे तमाशबीनों के जाने से पहले वो चला जाता था। जब वो उठकर चला जाता तो उसकी जगह जहां वो बैठता था वहां 100 का नोट पड़ा होता था। हालांकि दूसरे तमाशबीन कोई 500 का, कोई हजार के नोट मुझ पर निछावर करते थे। वो था तो एक नौजवान लड़का, मगर देखने में एक शरीफ खानदान से लगता था। पर वो इस बदनाम बाजारे हुसन में क्यों आता था, ये सवाल था जो मुझे परेशान करता था। वो लड़का अब मेरे लिए मुअम्मा बनता जा रहा है। मेरे बाजारे हुसन में तो शाम ढलते ही बाजारे हुसन की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। मैं एक दिन सुबह की सैर करने करीबी पार्क में चली गई। आज पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने सुबह का मंजर देखा था। हर कोई अपने अपने कामों को चल पड़ा था। फिर मैं हर रोज सैर को जाने लगी। सुबह की सैर करके आती तो आके सो जाती। एक दिन मैं सुबह की सैर करने पार्क में गई। मैं पार्क में एक बेंच पर बैठी थी तो साथ सड़क थी। वहां काफी सारे लोग पेट की खातिर दिहाड़ी लगाने के लिए इधर उधर खड़े थे। मैंने देखा कि वहां एक नौजवान लड़का जो मेरा गाना सुनने आता था और हर रोज 100 का नोट इधर रख जाता था, वो भी उन लोगों में खड़ा मुझे नजर आया। मैंने नजदीक जाकर उसको अपने पास बुलाया। वो मेरे साथ बेंच पर बैठ गया। मैंने पूछा,
तुम इधर क्यों खड़े हो? उसने मुझे जवाब दिया कि किसी मिस्त्री के साथ जाकर दिहाड़ी लगाने के लिए खड़ा हूं, इसलिए कि रात को आपका गाना सुनने भी तो आना है ना, और 100 रुपया भी तो आपको देना है। मैंने कहा, क्यों इस बदनाम जगह पर आते हो? उसने कहा, आप और आपका गाना सुनने आता हूं। आपका गाना और आप मुझे अच्छी लगती है, इसलिए बाजारे हुसन जाता हूं। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम नोमान है। मैंने कहा, नोमान, मेरा नाम अक्सा है। अक्सा का मतलब होता है पाक साफ, लेकिन मैं तो अब नाम की अक्सा हूं, वरना पाकिजगी वाली बात मुझ में कोई नहीं रही। नोमान कहने लगा, अक्सा, तुम जैसी भी हो, बस मुझे अच्छी लगती हो। अक्सा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें इस गुनाह की दलदल से निकालना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, वहां जाकर हम शादी कर लेंगे। मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, एक छोटी बहन है, एक बड़ा भाई है। बहन की शादी हो गई है। मैं खुद भी अब इस गुनाहों की दलदल से निकलना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है नोमान, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मुझे धोखा मत देना। मैंने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, सिर्फ धोखों की वजह से। उसने कहा, मैं तुमको अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। मैंने कहा, कल तुम इसी जगह मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगी। उसने कहा, ठीक है। रात को मैंने अपने कमरे में आके एक बैग तैयार किया, जिसमें काफी रुपए रखे, जेवर रख लिया, सो गई। सुबह हुई तो जीनत भाई और सभी सो रहे थे। मैंने बैग उठाया, बुर्का पहना ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। फिर मैं मतलूबा जगह पहुंच गई। नोमान पहले से वहां मौजूद था। हम दोनों रिक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन आ गए। नोमान ने गुजरावाला के 2 टिकट लिए। गाड़ी दिन के 2 बजे आई। हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही मैंने बुर्का उतार दिया। जब तक गाड़ी खड़ी रही, मेरी जान पर बनी रही। गाड़ी चलते ही हमने सुख का सांस लिया। हम दोनों बहुत खुश थे। हमारे सामने एक मर्द, एक लड़की बैठी हुई थी। वो बार बार मेरी तरफ देखकर सरगोशियों में बातें कर रहे थे। गाड़ी चलते चलते पता नहीं कौन से स्टेशन पर रुकी। रात का अंधेरा था, जिसकी वजह से पता नहीं चल सका। नोमान चाय लेने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो चाय का स्टॉल ट्रेन से जरा दूर था। नोमान जैसे ही स्टॉल पर पहुंचा तो गाड़ी चल पड़ी। देखते ही देखते गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। नोमान ने काफी दौड़ लगाई, लेकिन वो गाड़ी पर सवार ना हो सका। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। उस आदमी और लड़की ने मुझे दिलासा दिया। तो बंदा कहने लगा, मेरा नाम शादमान है, ये मेरी कजन है और हम कराची से आ रहे हैं। मैंने झूठ बोला कि वो मेरा कजन था। हम गुजरावाला जा रहे थे कि नोमान गाड़ी में सवार ना हो सका। वो मुझे कहने लगी, आप फिक्र ना करो, जब गुजरावाला आएगा तो हम आपको बता देंगे। मैं सोच रही थी कि अब मैं किधर जाऊंगी। मुझे फिर नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी थी। वो गुजरात का स्टेशन था। मैं समझी कि अभी गुजरावाला आगे है। इतनी देर में शादमान नामी शख्स और वो लड़की भी जाग गए। गुजरात स्टेशन को देखकर वो कहने लगे कि गुजरावाला का स्टेशन तो गुजर गया, हम सो गए थे, हमें पता भी नहीं चला। और वो लड़की कहने लगी, मेरा नाम शकीला है, हमारा शहर लाला मूसा है, तुम हमारे साथ हमारे शहर लाला मूसा चलो, बाद में हम तुमको खुद जहां तुम कहोगी छोड़ आएंगे। मेरे पास कोई और ठिकाना भी नहीं था रहने के लिए। मैंने कहा, ठीक है। हम लाला मूसा स्टेशन पर उतरे। शादमान ने रिक्शे वाले को एक मोहल्ले में चलने को कहा। मोहल्ले का नाम मैं नहीं बताऊंगी। शादमान और वो लड़की जिसका नाम शकीला था मुझे एक घर में ले आए। जिस घर में आए वहां कोई और नहीं था सिवाय एक बूढ़ी औरत के। शादमान के बकौल वो उसकी माँ है। मैंने रात वहां बसर की। अगले दिन शकीला चली गई। दिन पर दिन गुजरते गए। 6 माह का अरसा गुजर गया। एक दिन शादमान ने मुझसे कहा, अक्सा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा आगे पीछे तो कोई था नहीं। मैंने शादमान से शादी कर ली। पता नहीं शादमान का क्या कारोबार था, मुझे नहीं बताता था। एक दिन रात को मेरी आंख खुली तो शादमान अपने बिस्तर पर नहीं था। मैं उठी के देखूं कि वो कहाँ गया। साथ वाले कमरे में मुझे शादमान की आवाज आई। वो फोन पर किसी लड़की को कह रहा था, जमीला, रात 12 बजे तुम साजिद साहब के यहाँ चली जाना, मैंने उससे पेमेंट ले ली थी। उसकी बात सुनकर मुझे पता चल गया कि शादमान लड़कियों का ब्रोकर है, बुरे लोगों को लड़कियां सप्लाई करता है। रफ्ता रफ्ता हमारे 2 बच्चे हो गए। एक दिन शादमान रात को अपने एक दोस्त के साथ आया। शादमान ने दोस्त को बैठक में बिठाया और मुझे चाय लाने को कहा। मैं जब चाय लेकर आई तो शादमान के दोस्त ने 1000 के काफी नोट दिए और कहा, यार कुछ खाने के लिए ले आओ। शादमान मुझसे कहने लगा, अक्सा,
तुम असलम के साथ बैठकर चाय पियो, मैं खाने का सामान लेकर आता हूँ। जब शादमान चला गया तो शादमान का दोस्त मेरे साथ आकर बैठ गया, मेरे साथ अजीब हरकतें करने लगा। मैंने कहा ऐसा मत करो, तो उसने कहा मैंने तुम्हारे खाविंद को इस काम के काफ़ी सारे पैसे दिए हैं और ये काम तुम्हारे खाविंद ही की मर्जी से हो रहा है। उसके बाद शादमान कभी किसी को घर ले आता, कभी किसी को। यहाँ तक अक्सा ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। फिर वो अपने घर लौट गई और मैं अपने घर आ गया। कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे पता चला कि शादमान फौत हो गया है। मोहल्ले के काफ़ी बंदे उसके जनाजे पर गए, पर मैं ना गया, मेरा दिल ही ना माना। अक्सा के अब 2 बच्चे हैं, वो उनको पालने के लिए गलत राह पर निकल पड़ी है। कभी कोई उसके घर में जा रहा होता है तो कभी रात को उसके घर से कोई निकलता है। एक दिन मैंने उसे कहा कि तुम किस राह पर चल पड़ी हो, तुम सुधर जाओ। तो वो कहने लगी सुहेल साहब, मैंने एक गलती की थी अपने घर से भागने की, अपने माँ बाप को धोखा देकर, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। मुझे धोखे पर धोखे मिले, मैं कहाँ से कहाँ आ पहुँची हूँ और इन बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। मैं गुनाहों की दलदल में पूरी तरह फंस गई हूँ। अगर निकलना भी चाहूं तो नहीं निकल सकती। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया और नम आंखों के साथ उसको छोड़कर आगे चल दिया। सच ही है कि जो बेटियां माँ बाप की इज्जतों को पामाल करती हैं, उनकी सारी जिंदगी गुनाह और जिल्लत की लपेट में आ जाती है। आप क्या कहते हैं आज की कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।